जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन को करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो शुरू में साथियों हम महत्वपूर्ण संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमारा जीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो साथियों शुरू में हम महत्वपूर्ण संस्थान और उनके मुख्यालय को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम साथियों जीके के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। तो साथियों आपसे विनती कि आप वीडियो को बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। और हाँ साथियों, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम या एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो चलिए साथियों, शुरू में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में। हमारा पहला है साथियों यूएनओ। तो यूएनओ का पूरा नाम होता है साथियों संयुक्त राष्ट्र संगठन। साथियों यूएनओ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। जैसा साथियों स्लाइड में लिखा है ठीक इसी प्रकार आप भी इसका नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम देने के पूर्व इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आ जाए। तो साथियों यूएनओ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसके टोटल साथियों 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो साथियों 6 अंग हैं। और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 कितनी है साथियों? तो सदस्य देशों की संख्या 193 है। और बात करें इसके महासचिव की, तो इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, एग्जाम में हो सकता है आपके पूछ लिया जाए कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है। तो ये है साथियों एंटोनियो गुटेरेस, जो ये पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के हैं साथियों? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। बात करें यूएनओ का मुख्यालय की साथियों, तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, जिस प्रकार मैं इसका स्लाइड बनाया हूँ ठीक इसी प्रकार आप भी इसका नोट्स बना के लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम देने के पूर्व इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा साथियों दूसरा स्लाइड है यूएनएससी। यूएनएससी है साथियों, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है साथियों? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके कुल सदस्य हैं साथियों 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। साथियों 5 स्थायी सदस्य में है यूएसए अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, इंग्लैंड है जिसे यूके भी कहते हैं, और रसिया है। इन सबके पास साथियों क्या है? तो वीटो पावर। क्या है साथियों? तो वीटो पावर है। इन 5 देशों के पास साथियों वीटो पावर है। जो वीटो पावर साथियों इनके पास है, इन्हें ना करने की क्षमता है। क्या है साथियों? कोई भी कार्य को ना करने की इनके पास क्षमता है। और तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, इन 5 के पास साथियों क्या है? तो वीटो पावर है। और इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। और एक बात आप ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिला है। तो भारत को साथियों अभी तक वीटो पावर नहीं मिला है। तो 5 अस्थायी सदस्य में भारत शामिल नहीं है। इसमें केवल अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया शामिल हैं। वीटो पावर साथियों इनके पास ना करने की क्षमता है। तो ये साथियों यूएनएससी के अंतर्गत आते हैं। यूएनएससी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कुल सदस्य साथियों 15 हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया है। इन 5 के पास साथियों वीटो पावर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है साथियों हमारा विश्व बैंक और आईएमएफ। साथियों विश्व बैंक और आईएमएफ इन दोनों की स्थापना साथियों कब होती है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत होती है। और इन दोनों को साथियों क्या कहते हैं? तो जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट साथियों कि इन दोनों बैंकों को क्या कहते हैं? तो जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक और आईएमएफ इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। इनका स्थापना होता है साथियों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और इनका मुख्यालय साथियों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, विश्व बैंक और आईएमएफ इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान होती है।
नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा। साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, आपसे ऑप्शन में देके पूछ लिया जाएगा। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। बात करें इसके 77वें, साथियों ये हम 77वें इसलिए यहाँ पे लिखें क्योंकि एग्जाम वाला क्या होता है, आपसे 2 साल पुराना जीके का क्वेश्चन अपडेट करके पूछता है। तो इसके 77वें अध्यक्ष थे साबा कुरैशी। कौन थे साथियों? तो साबा कुरैशी थे। और साथियों ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हंगरी के रहने वाले थे। साबा कुरैशी जो थे साथियों ये हंगरी के रहने वाले हैं। और बात करें स्थायी प्रतिनिधि थे जो भारत की तरफ से हैं, तो साथियों भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, रुचिरा कंबोज जो है यह भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि करने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसके 77वें अध्यक्ष साबा कुरैशी हैं और इसकी स्थायी प्रतिनिधि जो भारत की तरफ से हैं साथियों रुचिरा कंबोज जी हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, आप इसका नोट्स बना के जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा साथियों इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसे साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे है साथियों? तो द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है साथियों सार्क। सार्क का पूरा नाम होता है साथियों साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये साथियों सार्क का पूरा नाम होता है। इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है साथियों। इसमें शामिल देशों की संख्या 8 है। इसकी स्थापना होती है 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा होती है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों कि सार्क की स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र द्वारा होती है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू नेपाल में है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा होती है। और इसमें साथियों शामिल देशों की संख्या 8 है। बात करें साथियों शामिल देशों की, तो उनके नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल तथा भारत, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव तथा श्रीलंका। ये साथियों 8 देश इसमें शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, आप इनका नोट्स बना के जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए साथियों अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को साथियों आज हम टॉप 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। तो मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा साथियों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो प्लीज़ साथियों आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एमटीएस के लिए तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए साथियों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस भारतीय राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो साथियों वह भारतीय राज्य है जहाँ पे चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, असम राज्य है। कौन सा राज्य है साथियों? तो असम राज्य है। असम से साथियों देश में उत्पादित होने वाली चाय का लगभग 52% हिस्सा, कितना साथियों? तो 52% हिस्सा उत्पादित होता है। 52% हिस्सा उत्पादित होता है। और चाय की खेती के लिए यह एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चाय की खेती के लिए कौन से मौसम की आवश्यकता होती है? तो साथियों चाय की खेती के लिए मध्यम गर्म, कौन सी साथियों? तो मध्यम गर्म और आर्द्र भूमि, मध्यम गर्म और आर्द्र भूमि की ज़रूरत होती है। मध्यम गर्म और आर्द्र भूमि की साथियों ज़रूरत होती है। और साथियों असम के कुछ महत्वपूर्ण गांव हैं जहां पे चाय का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। वे हैं साथियों कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, कछार, नागांव और देरांग। ये ज़िले साथियों चाय के प्रमुख उत्पादक हैं जो असम के ज़िले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों इनमें से साथियों शिवसागर, कौन सा साथियों? तो शिवसागर जिला साथियों, शिवसागर जिला। उसके बाद में कामरूप, शिवसागर जिला और कामरूप साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। साथ ही साथियों कछार जो है यह भी साथियों असम का महत्वपूर्ण जिला है जहाँ पे चाय का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो शिवसागर, कामरूप, कछार, गोलपारा, उसके बाद में नागांव, देरांगी, ये ज़िले साथियों असम के कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं जहाँ पे चाय का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो असम राज्य में। लगभग भारत देश का साथियों 52% हिस्सा असम में ही चाय का उत्पादन होता है।
चलिए साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। साथियों प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी होमी जे भाभा और ऑप्शन नंबर डी सतीश धवन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है साथियों विक्रम साराभाई को। किन्हें माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। साथियों विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1919 को हुआ था। कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1919 को साथियों विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। और कहाँ पे, तो अहमदाबाद में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान साथियों वर्तमान में इसरो के पास ही है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान किसके पास है, तो इसरो के पास है। साथियों इम्पोर्टेंट है, इसकी कमान अभी इसरो के पास है। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पहले क्या कहते थे साथियों, तो पहले इसरो को क्या कहते थे, तो इनकोस पार कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसरो को, तो इनकोस पार के नाम से जाना जाता था इसरो को। तो इसरो को साथियों पहले इनकोस पार के नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों विक्रम साराभाई जी को। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। MTS एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस पे आप स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए यह प्रश्न। तो यह साथियों पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी साथियों बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच। किसके, तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और ये कब लड़ी गई थी, तो 21 अप्रैल 1526 को। कब, तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। इसमें साथियों बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था, तो साथियों बाबर जो है बाबर विजयी हुआ था इसमें। उसके बाद में इसकी सेकंड युद्ध होती है साथियों 5 नवंबर 1556 को। साथियों 5 नवंबर 1556 को साथियों इसकी सेकंड युद्ध होती है, यानी द्वितीय लड़ाई इसकी होती है। ये साथियों 5 नवंबर 1556 में होती है। यह होती है अकबर वर्सेज हेमू। अकबर वर्सेस साथियों हेमू के बीच में होती है। इसमें साथियों अकबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था विजयी, तो इसमें साथियों अकबर विजयी हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। तो प्रश्न था हमारा पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1526 में लड़ी गई थी। इसमें साथियों बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद में 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी जाती है। यह साथियों अकबर वर्सेज हेमू के बीच लड़ी गई थी। और हेमू का पूरा नाम साथियों हेमचंद्र था, जो हकीम शाह सूरी का सेनापति था। तो इम्पोर्टेंट है साथियों कि जो हेमू था यह कौन था, तो हकीम शाह सूरी का सेनापति था। साथियों ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। इसमें साथियों अकबर विजयी होता है। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है इसमें अकबर विजयी होता है। चलिए साथियों अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जरूर जाइएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों अभी तक करते हुए हम प्रश्न नंबर 3 तक आ चुके हैं, तो इनका उत्तर आप भी अपने मन में टिक करते चलिएगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने टॉप 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा, तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक साथियों कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 को। कब साथियों, तो 13 अप्रैल 1919 को साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये साथियों हत्याकांड कब किसके नेतृत्व में होता है, तो जनरल डायर के। किसके साथियों, तो जनरल डायर के नेतृत्व में साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। ऑप्शन नंबर सी साथियों लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए साथियों, हो सकता है एग्जाम में यह प्रश्न आपके छप जाए। प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। प्रश्न है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है बी आर अम्बेडकर। तो साथियों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। क्यों लिखे थे साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है कि भारतीय राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है साथियों विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन नंबर डी है सुचेता कृपलानी। तो साथियों भारतीय राज्य के प्रथम राज्यपाल थे साथियों कौन, तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साथियों, सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की थी साथियों, तो उत्तर प्रदेश राज्य की। तो सरोजिनी नायडू साथियों प्रथम राज्यपाल थी साथियों, कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की, जो कि भारत राज्य का प्रथम राज्यपाल थी ये। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है। साथियों भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी रोहिणी और ऑप्शन नंबर डी इनसेट 1A। तो देखिए साथियों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन था साथियों, तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस प्रश्न के बारे में मैं अगली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं कि कर्क रेखा जो है साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी टिक है साथियों मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया साथियों मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया साथियों छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। कौन सा है साथियों, तो उत्तर प्रदेश जो है यह कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न है कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। साथियों प्रश्न है कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी रविंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी अरविंद खुराना और ऑप्शन नंबर डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों फर्स्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साथियों स्टार लगाइए, क्योंकि साथियों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पहले कौन साथियों, तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो ये थे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 दिखाई दिया है। प्रश्न की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण भारत की पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए अनामुड़ी, ऑप्शन बी दोड्डा बेट्टा, ऑप्शन सी कासूबाई और ऑप्शन नंबर डी अगस्त्यमाला। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। कौन सी साथियों, तो अनामुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किन्हें माना जाता है। तो ये माना जाता है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किन्हें साथियों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इन्हें सरदार की उपाधि साथियों वारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा साथियों, तो वारदोली की महिलाओं के द्वारा साथियों इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं ने दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न की किस किस राज्य को भारत का शुगर बाउल, क्या साथियों, तो शुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहते हैं, चीनी का कटोरा। तो ऑप्शन ए है साथियों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी
तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो साथियों किस भारतीय राज्य को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है? तो ये यहाँ साथियों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य को साथियों शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर साथियों यह स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य में। साथियों प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर साथियों यह राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 16 दिखाई दिया है। प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? साथियों प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय किसकी बात कर रही है? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कौन किए थे साथियों? तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? साथियों प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भारतीय शहर है साथियों कोलकाता। साथियों कोलकाता को साथियों महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहते हैं? तो कोलकाता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी संतोष यादव और ऑप्शन नंबर डी मल्लवत पूर्णा। तो साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी साथियों ये बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो थी साथियों यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप स्टार लगाइए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपके छप जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? साथियों खजुराहो के मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन नंबर डी मौर्य। तो साथियों खजुराहो के मंदिर ये बनवाए गए थे साथियों चंदेल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? साथियों चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है साथियों। प्रश्न है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? प्रश्न है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। तो साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है, वह है साथियों कौन सा? तो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी जो है साथियों इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में साथियों कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। साथियों शास्त्रीय नृत्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। तो कुचिपुड़ी साथियों कहाँ की? तो आंध्र प्रदेश की है। और साथियों भरतनाट्यम यहाँ कहाँ की है? तो साथियों तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तो तमिलनाडु की साथियों भरतनाट्यम है। और उसके बाद में कथकली साथियों यह केरल की है। कहाँ की है? तो केरल की है। ओडिसी साथियों कहाँ की? तो उड़ीसा की। कहाँ की है साथियों? तो उड़ीसा का साथियों कौन सी है? तो ओडिसी है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक करते हुए साथियों हम टॉप 20 प्रश्न तक आ चुके हैं। अभी हमारे पास टॉप 20 प्रश्न और बचे हैं, तो साथियों चलिए उनको भी फटाफट कर लेते हैं। और हाँ साथियों आप भी इसका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने आज 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। और हाँ साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके पास ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न की किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो साथियों किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य की साथियों तटरेखा सबसे लंबी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न की व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों प्रश्न की व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो साथियों व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे साथियों ये अभिनव बिंद्रा जी। कौन थे साथियों? तो अभिनव बिंद्रा जो थे यह व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो स्टार लगाइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न छप जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न की कच्छ कारण किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों कच्छ कारण यह स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में साथियों कच्छ कारण स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न की सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक लिखी है किसने? तो ये लिखी थी साथियों महात्मा गांधी जी ने। किन्होंने साथियों? तो महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक को लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? साथियों प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शुक्र और ऑप्शन नंबर डी शनि। तो साथियों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। किसे साथियों? तो मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों इसी ऑप्शन में आपके साथियों उत्तर छुपे हैं, तो आप कमेंट में बताना कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न की नागालैंड का गठन किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रश्न की नागालैंड का गठन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963 और ऑप्शन नंबर डी 1964। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का गठन शुरू हुआ था साथियों ये हुआ था 1963 में। नागालैंड का गठन हुआ था साथियों कब? तो 1963 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मदर टेरेसा। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न की प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? साथियों प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो साथियों प्लासी की लड़ाई यह लड़ी गई थी 1957 में। कब साथियों? तो 1957 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न की बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? साथियों बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिकेन, ऑप्शन बी बवंडर, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन नंबर डी अवसाद। तो साथियों बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? तो अवसाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न की द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार लगाइए साथियों इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरुंधति राय और ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक हैं साथियों कौन? तो अमर्त्य सेन। कौन है साथियों? तो अमर्त्य सेन जो है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमर्त्य सेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 31 दिखाई दिया है। प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब होती है साथियों? तो यह होती है ऑप्शन नंबर ए 1935। कब होती है साथियों? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपके साथ यह प्रश्न आ जाए।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 32 दिखाई दिया है। प्रश्न है साथियों, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। साथियों प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इम्पोर्टेंट साथियों स्टार लगाइए इस प्रश्न को। प्रश्न की भारत की सिलिकॉन वैली क्या साथियों, तो सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, तो ये कहते हैं साथियों किसे, तो बेंगलुरु को। साथियों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली नामक शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली साथियों बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 33 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। लगभग साथियों सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में साथियों 24 तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 34 है, पहले तो स्टार लगाइए साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए साथियों। प्रश्न है कि भारत रत्न साथियों भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। साथियों यहाँ पे बात पहली भारतीय महिला की हो रही है। किसकी, तो पहली भारतीय महिला की हो रही है जो भारत रत्न पाने वाली थी। तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो साथियों इंदिरा गांधी जो थी यह भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। चलिए प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 से साथियों अभी इस प्रश्न के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। और अब यहाँ पे साथियों प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो साथियों इसे लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर सी बी साथियों 1975 में। कब साथियों, तो 1975 में साथियों आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी थायराइड और ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है साथियों, तो यकृत जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 से साथियों प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज और ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो साथियों भाखड़ा नागल बांध यह बनाया गया साथियों कहाँ पे, तो सतलज नदी पे। सतलज नदी पे साथियों भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर डी आशा भोसले। तो साथियों भारत की कोकिला, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे भारत की कोकिला की बात हो रही है साथियों। तो भारत की कोकिला साथियों सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। किन्हें साथियों, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और भारत की स्वर कोकिला साथियों लता मंगेशकर को जाना जाता है। किन्हें साथियों, तो इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न है कि मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। साथियों मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था साथियों 1972 में। कब साथियों, तो 1972 में मेघालय राज्य का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय राज्य का गठन 1972 में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 40 दिखाई दिया है। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न की अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इम्पोर्टेंट है साथियों। प्रश्न की अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन ए है साथियों राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है सुनीता विलियम्स और ऑप्शन नंबर डी है रवीश मल्होत्रा।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पहले भारतीय पूछा है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे साथियों राकेश शर्मा। राकेश शर्मा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज हम टॉप 40 प्रश्न करने का वादा किया गया था, तो टॉप 40 प्रश्न कर लिया गया है। अब साथियों आप कमेंट में बताइए कि आज आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। मैं आपके कमेंट को साथियों देखता रहूँगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने टॉप 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत किए। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको साथियों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आज हमने 40 प्रश्न ही करवाए गए। कल साथियों आपके लिए टॉप 100 प्रश्न जीके के करवाए जाएंगे, और साथियों 25 प्रश्न आपकी अंग्रेजी के करवाए जाएंगे। यदि आप साथियों एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके लिए साथियों टॉप 25 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए साथियों, तो उनको करवाया जाएगा। बाकी टॉप 100 प्रश्न साथियों जीके जीएस के रहने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को करवाया जाएगा। बाकी साथियों आज के प्रश्न भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न थे। जिस प्रकार से साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों को आपको करवाया गया है। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी प्रश्न एग्जाम में आएंगे, लेकिन हाँ इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ रहे या मॉडरेट रहे, यह साथियों एग्जामिनर के ऊपर है कि अब की बार वह क्वेश्चन किस प्रकार से बनाता है। तो साथियों जितना हो सकता है अपना 100% मैं देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। साथ ही एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए भी साथियों आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।